हेलो बच्चों, आज हम लोग 10 से 20 मिनट के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? यानी लाइट का किसी सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर सरफेस कैसा है? हाईली पॉलिश्ड है, तो वो क्या करता है? जैसे मिरर एग्जांपल के लिए, चूंकि ये पूरा चैप्टर रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को ही हम समझने वाले हैं, तो अगर इस पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब रिफ्लेक्शन के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ भी रखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा, तो एक बार फिर से जल्दी से फटाक से कर लेते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो अगर हम देखें तो ये यहां पे देख सकते हो बेटा, इस लाइट रे को जो सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। ये जो यहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है उसको हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला हमने? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके अलावा जो लाइट रे सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की गई है इसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल। क्या बोला जाता है इसको? नॉर्मल। तो अब इन्हीं के बेसिस पर अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। यहां देख भी सकते हो आप कि सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। इसके अलावा जो एक दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये एंगल जो है बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो ये तो बात हो गई रिफ्लेक्शन और उसके लॉस की। इसके अलावा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? अगर हमको यहां पे समझना है कि प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो यहां पे हम लोगों ने यहां पे बात करना थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है बेटा। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में जो हमारा कह सकते हैं इमेज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तो आप देख सकते हो कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी इमेज जो भी बनाया जाता है प्लेन मिरर द्वारा वो कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इसके अलावा जो साइज ऑफ इमेज होता है वो इक्वल होता है बेटा जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। यानी यहां पर आप ये कह सकते हो कि एच आई और एच ओ आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड मिरर एज इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी यहां पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब अगर हम यहां पे इसको डिनोट करें तो यू किसके बराबर होता है बेटा? वी के बराबर होता है। आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जो इमेज होता है प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्टेड होता है बेटा। मींस हमारा लेफ्ट मिरर में राइट दिखाई देता है और हमारा राइट मिरर में लेफ्ट दिखाई देता है। तो ये प्रॉपर्टी जो आपको इमेज की दिख रही है ये किसके लिए है? प्लेन मिरर के लिए है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि क्या रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर से होता है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। हम कर्व्ड मिरर से भी, जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, उनसे भी रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। अब वो मिरर्स कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो देख सकते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। किसे कहते हैं? तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बेटा वो कर्व्ड इनवर्ड होता है। यानी जो सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हैंड देख रहे हो तो ये सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, तो अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस तरह के मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। लेकिन वही अगर कर्व्ड आउटवर्ड वाला सरफेस रिफ्लेक्शन कर रहा है, अगर कर्व्ड आउटवर्ड वाला सरफेस रिफ्लेक्शन कर रहा है तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एग्जाम में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एग्जाम में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके इनवर्ड पार्ट को पॉलिशिंग करता हुआ दिखाएंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात करते हैं इसके आगे
कि अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हैं तो उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है, यहां डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट भी कर रखा है बेटा, कि चाहे हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर्स किसी ना किसी हॉलो ग्लास स्फीयर के पार्ट है। जैसा कि यहां डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है, देख सकते हैं आप कि ये वाला मिरर भी एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, ये वाला मिरर भी एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है। अब हॉलो ग्लास स्फीयर है तो उसका एक सेंटर भी होगा, उसी सेंटर को बेटा हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। यानी जो हमारा मिरर है वो जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर है, जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है, उसी हॉलो ग्लास स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट, पोल क्या होता है सर? तो पोल जो होता है, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, उसके मिड पॉइंट को हम कहते हैं क्या है? पोल। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम कहते हैं मिड पोल। इतना बात समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाली लाइन को हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा सेम चीज यहां पर भी होगा कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पे एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है फोकस पे। किस पे पूछा जाता है? फोकस पे। अब ये फोकस क्या होता है? तो फोकस की डेफिनेशन दोनों मिरर्स के लिए थोड़ी सी अलग है बेटा। अगर हम सबसे पहले बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, तो हमारे पास अगर कोई लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहां पर ये लाइट हमने जो लिया है ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइट कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है बेटा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि जहां पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सर क्या डेफिनेशन होगा कॉन्वेक्स मिरर में? तो उसमें भी हम सेम तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। यानी यहां पर क्या सिचुएशन होगा? तो यहां पे लाइट रे ऐसे डाइवर्ज होगी बेटा, ऐसे डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज होती हुई, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, इट सीम्स दैट इट इज अपीयरिंग और इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं फोकस। आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। चलो, इसके बाद से बात करते हैं हम बेटा कि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होता है। तो ये जनरली एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो इसका बहुत छोटा सा डेफिनेशन है कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। ये जो फोकस आपको दिख रहा है और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। वहीं यहां पर भी इसका भी पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो देखो डायग्राम में दिखाया भी गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो शॉर्ट में हम यहां पे लिख भी देते हैं आपके लिए कि स्मॉल एफ क्या है? तो ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है बेटा? तो ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? तो बिल्कुल होता है बेटा। अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। ये क्या होता है बेटा? ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। यानी अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें न्यूमेरिकल टाइप में, कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो ऑब्वियस है, अगर फोकल लेंथ 20 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ 20 यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि अगर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन करना है,
इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर करना है तो कौन कौन सी रेज हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है बेटा, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर, ये है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हमने जो रूल्स बताए हैं आपको, वो रूल्स क्या है, तो ये रूल है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे होकर जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। अभी हमने बताया है आपको कि फोकस का यही तरीका होता है डिफाइन करने का। इसके अलावा अगर लाइट रे फोकस से पास कर रही है, अगर लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई लाइट रे कहां इंसिडेंट हो रही है बेटा, पोल पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसमें एक कह सकते हैं पार्ट छूट गया है बेटा, जो हम आप लोगों को क्लियर करा दे रहे हैं कि अगर अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है, उसमें अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट हो रही है तो ये केस होता है बेटा नॉर्मल इंसिडेंस का। किसका केस होता है ये होता है केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। और आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट रे क्या होती है, सेम पाथ रिट्रेस करती है, यानी जैसे गई है बेटा, जिस पाथ से गई है उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। यानी यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। सेम तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जनरली हम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कहीं भी हम ले जाके रख दें। इसका मतलब यह होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर रखे हैं हम बेटा। एग्जांपल के लिए अगर हम डायग्राम देखें आप, तो यहां कह सकते हो इन्फिनिटी पे रखने का बेसिक मतलब यही होता है बेटा कि ऑल द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑल द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये कैसी होती हैं, इट कैन बी कंसीडर्ड एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इंफिनिटी पे कहने का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिससे आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कंसीडर कर सकें, उसको हम इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियस है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है बेटा तो क्या होगा, लाइट रे जो ये आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी। और हमको ये अभी तक के इंफॉर्मेशन से पता चल गया है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो ये कहां कन्वर्ज करेंगी, फोकस पर कन्वर्ज करेंगी, यहां कन्वर्ज करेंगी। एंड देयरफॉर इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब एक चीज देखो आप कि फोकस पर जो ये बना हुआ इमेज है बेटा, ये कैसा है, ये पॉइंट की तरह है। कैसा है, पॉइंट की तरह है। और कहां बना है, फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। तो इसलिए आप ये देख सकते हो कि कहां बना है, तो एट द फोकस बना है। कैसा बना है बेटा, तो चूंकि हमने देखा पॉइंट की तरह था तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो जब भी इमेज कह सकते हैं लाइट रेज की एक्चुअल मीटिंग से बनता है बेटा, जब भी इमेज लाइट रेज की एक्चुअल मीटिंग से बनता है तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब लाइट रे क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली में कहीं पर मिलती हैं बेटा, तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मिली है बेटा। अच्छा, इसके बाद से दूसरा पोजीशन क्या है, तो दूसरा पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते हैं और सेम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम ये पाएंगे बेटा कि इमेज कहां बना है, सी और एफ के बीच में बना है। और कैसा बना है, अभी भी ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है। और लाइट रेज की एक्चुअल मीटिंग से बना है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और चूंकि एक्चुअल मीटिंग से बना है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एट सी रखे हैं, कहां रखे हैं, एट सी रखे हैं बेटा, तब क्या होगा, तब हम देख सकते हैं कि सेम सिचुएशन में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब ऑब्जेक्ट एट सी होगा तो उसका इमेज भी एट सी ही बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? तो सेम साइज का बनेगा और इसके अलावा रियल और इन्वर्टेड होगा। इसके बाद बात करते हैं बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन पी एंड एफ। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से सिर्फ कर सकते हैं, इसको हम आगे के लिए स्किप करते हैं आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा। तो इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां लिया गया है? इंफिनिटी पे लिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उससे आने वाली लाइट रेज जो होंगी बेटा वो कैसी होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज को कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करता है, इस तरह से कि दे आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो यानी इमेज जो होगा वो चूंकि एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है, और एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है बेटा, दे आर अपीयरिंग टू मीट एट फोकस। तो इसलिए कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इसके अलावा कैसा है? तो दिख रहा है पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज ही होगा। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दें तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या इसको लिखा जा सकता है कि एट प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा? एक लाइट रे हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और एक लाइट रे लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं डायरेक्टेड है। तो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड रे है, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। तो क्या होगा? पाथ रिट्रेस होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे दोनों अपीयर हो रहे हैं कि मिल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर भी इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, और कहां बना है? बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। तो आई होप ये इमेज फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अलावा यूजेस की। तो यूजेस आप लोग जनरली पढ़ सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज टॉर्च में किया जाता है, क्या करने के? सर्च लाइट में किया जाता है, इसके अलावा सेविंग में किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं किसके? कॉन्केव मिरर के। सिमिलर यूजेस हमको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मिलेंगे कि इनका यूज किया जाता है बेटा रियर व्यू मिरर में, जो गाड़ियों वगैरह में लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि व्हीकल्स में इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जो रेंज होता है व्यू का रेंज ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर में, इसीलिए व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं वो कॉन्केव होते हैं, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन का। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अब ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम मिरर को वाई एक्सिस सपोज कर लें और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस सपोज कर लें, तो जैसा हम साइन कन्वेंशन वाई और एक्स एक्सिस में यूज करते हैं वही यहां पर है बेटा, कि पोल को हम मान ले ओरिजिन, तो ओरिजिन के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो यहां पर भी यही होता है। अप साइड सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो यहां पर भी यही होता है। लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज नेगेटिव, तो यहां पर भी है। डाउनवर्ड में सारी वैल्यूज नेगेटिव, तो यहां पर भी है बेटा। इसके अलावा मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर फॉर्मूला कुछ दूसरा नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को फोकल लेंथ के साथ रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। यानी यहां पे ये कहा गया है कि मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है बेटा कि मिरर में नंबर ऑफ लेटर्स, मेरे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है तो इसमें प्लस आएगा। लेंस की जब हम बात करेंगे बेटा तो लेंस में केवल 4 अक्षर है, LENS, तो उसमें कितने कि क्या आएगा? उसमें माइनस आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं एक तरह से ट्रिक की तरह दिमाग में रख सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u मिरर के लिए है, 1/v माइनस 1/u आएगा लेंस के लिए। इसके अलावा अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन है बेटा? ये लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है? तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, इसी का मेजरमेंट होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी m इक्वल टू हो जाएगा बेटा h डैश विच इज हाइट ऑफ इमेज, और h यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म में इसको बात करें तो ये होता है बेटा माइनस ऑफ v अपॉन u, जहां v क्या है बेटा? v जो है वो इमेज डिस्टेंस है। v क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और f क्या है? फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, फोकल लेंथ जो होता है वो किसका पॉजिटिव लेंगे, किसका नेगेटिव लेंगे? तो अभी हमने देखा कि जिसका फोकस लेफ्ट में रहेगा बेटा वो नेगेटिव होगा, और जिसका राइट में रहेगा वो पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने देखा कि फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होगा तो ये होगा फॉर
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप आपको मिरर वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो लाइट रे अगर किसी सरफेस पर, मान लो ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है बेटा, ये क्या है? बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। मान लेते हैं कि ऊपर वाला मीडियम नीचे के कंपैरिजन में रेयर है और नीचे वाला मीडियम ऊपर के कंपैरिजन में डेंसर है, तो होगा क्या? और अगर लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है बेटा? तो लाइट रे मस्ट ट्रेवल ऑब्लिकली। ऑब्लिकली क्यों होगा? अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे बेटा कि लाइट रे अगर तिरछा एक सर्टेन एंगल पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? इसका पाथ जो है बेटा वो चेंज हो जाता है। लाइट रे को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट लाइट रे क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट रे क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे ये एंगल बना आई, ये एंगल बना आर। अच्छा सर, अगर क्या हो कि ये जो कंडीशन है रिवर्स हो जाए, यानी ऊपर डेंस नीचे रेयर, तो आप लोगों को याद होगा बेटा, तो फिर उस केस में क्या होगा? लाइट रे की बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अभी क्या हुआ है? ये हुआ है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किधर हुआ है? बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अगर हम क्या करें बेटा? अगर हम लाइट रे को डेंस से रेयर में इंसिडेंट कराने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा? तो फिर लाइट रे जो है वो ऐसे जाने की बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। कैसे बेंड होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको। यानी ये एंगल आई है, ये एंगल आर हो जाएगा। इस केस में एंगल आई बड़ा है आर से, इस केस में एंगल आई छोटा है आर से। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी बेसिस पर हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली जैसे हम लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिला था। क्या है ये? तो इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरी बात, दूसरे लॉ को हम लोग कहते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। स्नेल ने यह बताया कि फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, यहां याद रखना है बेटा कि एक सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। अगर पेयर ऑफ मीडियम चेंज होगा तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। और इस कांस्टेंट को कहते क्या है? इस कांस्टेंट को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर बात करते हैं यहां पर रिफ्रैक्शन बाय ए ग्लास स्लैब, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह पता भी होगा बेटा। जो लोगों को नहीं पता वो रिकॉल कर लीजिएगा कि अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई तो ग्लास स्लैब अंदर से डेंस होता है बेटा बाहर के कंपैरिजन में। हम ऐसा लेके चलते हैं क्योंकि बाहर हम मानते हैं एयर, तो क्या होगा? एयर से डेंस मीडियम में जा रहा है लाइट, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो देखो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हुई। ठीक है, फिर से हमने क्या किया? फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहां पर, फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब क्या होगा बेटा? अब लाइट रे डेंस से रेयर में जा रही है। किससे जा रही है? डेंस से रेयर में जा रही है। तो क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट कि इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इस रे को हम क्या कहते हैं बेटा? इमर्जेंट रे। और ये क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है इसको बेटा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ये भी बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। यही चीज प्रिज्म में चेंज हो जाती है बेटा, जिसकी वजह से वहां पर हमको डिस्पर्सन दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सोलिली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो क्या हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो एक सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो था। बट इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, कि अगर हमको जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या हो सकता है? ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो सकता है। बट और प्रिसाइजली हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो हम एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का निकाल रहे होते हैं। यानी यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों पढ़ते हैं सर इसको? क्या रीजन है इसको पढ़ने का? तो ये हमको बताता है बेटा, ये हमको बताता है कि किसी मीडियम में लाइट किस तरह से बेंड करेगी। अगर ये ग्रेटर देन 1 आया,
अगर ये कैसा आया, ग्रेटर देन 1 आया तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, अगर ये लेस देन 1 आया तो नॉर्मल से अवे जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अगर हम आगे बात कर इसके, इसमें जो रिलेशन होता है, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं 1 and 2 तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा v1 अपॉन v2, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको लिख सकते हैं बेटा n2 अपॉन n1। तो यानी टोटल रिजल्ट जो आपको याद रखना है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये याद रखना है कि 1 and 2 बराबर होता है v1 अपॉन v2 बराबर होता है n2 अपॉन n1 के। एंड दिस इज हाउ यू विल लर्न इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये सबको दिख रहा है, बहुत अच्छे। चलो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अगर लेंस, अच्छा एक चीज और यहां पे ये याद रखना है कि अगर आपको 1 and 2 पता है, लेट्स से x, तो 2n1 कितना होगा बेटा, 2n1 हो जाएगा 1 अपॉन x। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 यानी 3/2 है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3 यानी 1 अपॉन 3.2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो दो तरह के लेंस होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्वेक्स, बेसिकली ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, इसका नाम बाई कॉनकेव कह लो, इसको बाई कॉनकेव कह लो, इक्वी कॉनकेव कह लो, और डाइवर्जिंग कह सकते हो या डाइवर्जिंग कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसमें भी टर्म्स दिए गए हैं बेटा, जिनको आप दिमाग में रख सकते हो कि जिस हॉलो ग्लास स्फीयर के इसके पार्ट्स होते हैं स्फेरिकल लेंस के, उसका सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर, देखो यहां पर लेंस का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसकी खासियत यह होती है कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होती है वो अनडेविएटेड आगे चली जाती है। क्यों ऐसा होता है, तो यहां याद रखना है कि अगर कोई बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, मान लो ऊपर रेयर है नीचे डेंस है, और इंसिडेंस कैसा है, नॉर्मल है लाइट रे का, मतलब सरफेस से 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा बेटा, वो दूसरे मीडियम में अनडेविएटेड आगे चली जाएगी। क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड आगे चली जाएगी। तो यही केस होता है जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, चाहे वो कॉनकेव लेंस का हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस का हो। बहुत अच्छे। अब इसमें भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर आएगा, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है उस पॉइंट को हम फोकस कह रहे हैं, और ये पहला रूल हो जाता है। दूसरा, अगर लाइट रे फोकस से पास कर रही है, देखो दोनों साइड में अंतर है बेटा, ये रियल फोकस है, ये रियल फोकस है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाता है, लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो मिरर सॉरी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसके अलावा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो जैसा कि भी हमने बताया ये अनडेविएटेड आगे चली जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। तो एक क्विक हम लिख लेते हैं, फोकस क्या होता है, तो फोकस पॉइंट है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। और यहीं से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस के कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस की जगह पे कॉनकेव लेंस के लिए क्या करोगे आप, यहां लिख दोगे अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप। ठीक है, बहुत अच्छे। ये सारे रूल्स आप बहुत बेसिकली रिवाइज कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें भी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगेन अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा, तो लाइट रेज कैसी कंसीडर करेंगे हम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर वो कहां कन्वर्ज करेंगी, फोकस पर कन्वर्ज करेंगी। अगर कन्वर्ज कर रही है तो कैसा दिख रहा है, ये पॉइंट की तरह दिख रहा है। तो इसलिए जो इमेज होगा बेटा, यहां पर एक कॉलम बना सकते हैं हम कि साइज ऑफ इमेज, तो यहां दिख रहा है, यहां साइज ऑफ इमेज देखो इसी में अटैच कर दिया गया है। ये कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड।
कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। और चूंकि हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट से बना है तो इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इसके अलावा पोजीशन कहां पर है, तो फोकस पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है, तो इनफाइनाइट पे है। सिमिलर तरीके से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो क्या होगा बेटा, तो आप देख सकते हो यहां डायग्राम में कि प्रिंसिपल एक्सिस के लिए एक पैरेलल लिया गया है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया गया है बेटा। तो लाइट रे कहां ऑब्जेक्ट का इमेज बना रही है, बिटवीन f एंड 2f। देखो यहां पे देख भी सकते हो, और ऑब्वियस है कि ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा इमेज बनेगा, और चूंकि लाइट रेज के एक्चुअल मीटिंग से बना है तो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड भी होगा। सिमिलर तरीके से आप ये भी चीजें देख सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या हम कह सकते हैं यहां पे 2f पर रखा है तो इमेज भी दूसरे साइड 2f पर ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। किस साइज का बनेगा, तो सेम साइज का बनेगा बेटा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में प्लेस करते हैं, या f पर प्लेस करते हैं, या f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं, तो उसके डायग्राम्स यहां पे दिए गए हैं, जिसमें आप ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा आप सब, ठीक है। सेम तरीके से ये कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए भी ये काम करता है बेटा। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पर बनेगा, एंड ऑब्वियसली अपीयर हो रहा है मिलते हुए तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, तो पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट बात लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में। तो सेम साइन कन्वेंशन यहां पर भी है। ऑप्टिकल सेंटर को कंसीडर करो ओरिजिन, लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज नेगेटिव, राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव, अपवर्ड सारी वैल्यूज पॉजिटिव, डाउनवर्ड सारी वैल्यूज नेगेटिव। तो इस हिसाब से फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो रियल वाला है बेटा वो पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस के लिए ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए यू की वैल्यू हमेशा आप नेगेटिव लोगे। कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। यहां पे बात देख सकते हो, लेंस फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगेन v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मान लो आपको भूल रहा है कि v क्या है, u क्या है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले क्या आता है बेटा, u आता है, बाद में क्या आता है, v आता है। ऑब्जेक्ट और इमेज में पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इमेज बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट u, इमेज v। तो यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर भी वही फॉर्मूला है, hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे छोटा सा चेंज है कि अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए के साथ कंपेयर करते हैं तो ये +v/u होता है, मिरर में -v/u होता है, ठीक है। यहां पे चीजें रिवर्स हो गई, यहां इसको माइनस किया गया तो ये प्लस हो गया, वहां उसको प्लस किया गया तो ये माइनस हो गया था बेटा। एक बात और, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इमेज जो होगा बेटा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और m अगर निगेटिव है तो इमेज जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगेन अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज होगा बेटा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। और अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बहुत सही। लास्ट टॉपिक अब क्या है, पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, वो डिपेंडिंग ऑन इट्स फोकल लेंथ लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की जो एबिलिटी है उसी का मेजरमेंट पावर होता है। आपके लिए बस इतना याद रखना है कि पावर का मेजरमेंट 1/फोकल लेंथ यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। और अगर आप फोकल लेंथ को एक्सप्रेस किए हैं मीटर में तो इसका जो यूनिट होगा बेटा ये डायोप्टर होगा। ये क्या होगा, डायोप्टर होगा। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं यहां पे इसके सिंबल की तो ये होता है डी। ये क्या होता है, डी होता है बेटा। आई होप ये पार्ट याद रहेगा सबको। बहुत बढ़िया। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एक लेंस का पावर हम 1 डायोप्टर कहेंगे अगर उसका फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा। कितना होगा, 1 मीटर होगा। एक बात और, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कॉन्केव लेंस है बेटा तो नेगेटिव होगा। यहां पे एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर मान लो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर दिया है तो पावर का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो 100/f हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये जो हमारी सीरीज है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी फॉर क्विक रिवीजन। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।